शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर साहब ने ये जो वर्कशॉप बुलाए उनमें से आज सुबह के अधिवेशन में हमारा साथ राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भी थे, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन भी थे, मेरे दोस्त आपके स्पीकर श्री जोशी साहब भी थे। उनसे अपने ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत सुने। अभी हमारे बीच हमारे कर्नाटक के स्पीकर मेरा दोस्त आदरणीय हेगड़े जी है और सभा मंच के ऊपर हमारा साथ बैठे हैं श्री कैलाश मेघवाल जी, माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी और श्री महेश जी और मंत्रिमंडलों के सदस्यों, विधायकों, साथियों और भाइयों और बहनों, सुबह मैंने पूरा डिटेल हमारा राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन आए थे उनसे सुना। 28 मिनट्स तक उसने भाषण दिया। मैं मेरा घंटा देखता था कितना टाइम वो कहेंगे। 28 मिनट तक सुना था। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में इससे पहले हम जब लखनऊ गए थे, जहाँ कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस सारे भारत की हुआ था, इंडिया चैप्टर का हुआ था, बहुत सारे सदस्य आए थे। 2 दिन तक वहाँ बहस चली, बातचीत भी हुई और उसमें एक भी सब्जेक्ट था, दैट इज द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में डिफरेंट राज्यों का क्या अपना अपना मत है बताना है। मैं हिंदी में कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको मेरा हिंदी ठीक लगता है कि नहीं। बहुत अच्छा, क्योंकि समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा। फिर भी मैं जब हिंदी कहने से पहले मेरा मातृभाषा में 2 पक्ष तो कहूँगा, उसके बाद आपको कहूँगा। एथी थिवा समस्त भाई भौणी को मैं स्वागत करछी और नमस्कार करछी। सज्जनों, भारत एक इंडिपेंडेंस राज्य है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब एक डेमोक्रेसी बारे में बातचीत हम करेंगे तो हमको सारा विश्व को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश पहले ब्रिटिश का साथ था। ब्रिटिश हमको कॉलोनियल रूल 300 साल तक किया। उसीलिए हम जब महात्मा गांधी का निर्देश में भारत में अहिंसा को हाथ में लेके 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत से ब्रिटिश छोड़ो, जो नारा लगाया, उससे पहले सारा पृथ्वी में जितने देश हैं वहाँ कैसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बारे में पहले हमको सोचना चाहिए। आपको मालूम है कि लास्ट पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी और फर्स्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में सारे विश्व में राजा राजुओं ने शासन करते थे। आपका चाइना में चंग के शेख शासन करते थे, रूसिया में जार शासन करते थे, फ्रांस में लुइस शासन करते थे। सारा विश्व में राजा राजुओं ने शासन करते थे। उसी टाइम एक ही बात था, रिच एंड पुअर, गरीब और धनी, यही 2 ही नारा था, बाकी कुछ नहीं था। आपने जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, आपको यूरोपियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम ए साइंस ग्रेजुएट। फिर भी जो कुछ पढ़ा हुआ मैं बोल रहा हूँ। रशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में
जब जार लोगों ने शासन करते थे, उसी टाइम देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। कार्ल मार्क्स ने जर्मन से जाके एक पुस्तक लिखा जिसे कहते हैं मार्क्सियन थॉट, और शुद्ध भाषा में बोलते हैं दास कैपिटल। उसमें 2 पक्ते ही उन्हें लिखे हैं, जब तक देश का पूंजी यानी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, जब तक सबका पास नहीं रहेगा और इक्वल डिवाइड नहीं होगा, तब तक देश में शांति नहीं रहेगा। तो कैसे प्रॉपर्टी इक्वल होगा, उसलिए उसने 3 रास्ता निकाला। एक, कामाल लोगों को यूनाइट करके वहाँ का जो शासन गादी में बैठे थे उनको निकालना। स्टालिन एंड लेनिन वर सक्सेसफुल इन रशिया, दे गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ रशिया। लेकिन अभी रशिया में वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। जिस अस्त्र के जरिए में उसने इंडिपेंडेंस लाया वो अभी नहीं है। फ्रांस में लुईस जब शासन करता था, वहाँ के पब्लिक जो रिवोल्ट किए, इतना रिवोल्ट बढ़ा कि लुईस 16 को काटी से हाना दिया गया, गिलेटिनाइज। लेकिन वहाँ अभी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। अभी सारा पृथ्वी में 5 देश है जहाँ कम्युनिस्ट रूल में शासन चल रहा है। एक है चाइना, 2 है वियतनाम, 3rd है क्यूबा, 4th है लैटिन अमेरिका। ये 4 देश में ही अभी कम्युनिस्ट चल रहा है। यूरोप में जो कम्युनिस्ट था, ईस्ट यूरोप में, जब हिटलर ने उसका फासिज्म का वार शुरू किया, वो कम्युनिज्म भी खत्म हो गया यूरोप का। वही यूरोप का इंग्लैंड ने कॉलोनियल रूल हमारे देश में किया। 300 साल तक हमको शासन में रखा। महात्मा गांधी हमारा देश का लोगों को साथ में लेके सत्य अहिंसा से ये डेमोक्रेसी हमको ला के दिया। 1947 अगस्त में हमने हमारा देश का स्वाधीनता पाया। हमको हम ही शासन करना है। इसीलिए 1950 में अंबेडकर जी ने वेस्टर्न कंट्री में जो डेमोक्रेसी चल रहा है, वो न्यूजीलैंड बोलिए, वो ऑस्ट्रेलिया बोलिए या इंग्लैंड बोलिए, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलता था, उससे कुछ पत्ते लाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। हम लोग क्या सोचे कि महात्मा गांधी ने जो संविधान अंबेडकर के जरिए में हमारा हाथ में दी, ये एक ही देश है जो युद्ध में नहीं गया, रेवोल्यूशन नहीं किया, शांति अहिंसा से भारत को स्वाधीन आया। हम बहुत अच्छे तरह से आगे जाएंगे। इट वॉज द थॉट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अच्छे से देश चला। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ब्रांच है। एक है लेजिस्लेटिव, 2 है जुडिशियरी, 3 है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? आपका शासन में जो रहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, दोज हू आर द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। आप उसे चीफ सेक्रेटरी कहिए, आप उसे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कहिए, जो कहिए, दे आर द कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। और उनका ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट or the council of ministers or the government which has been governed elected by the people of the state, people of the nation. That is called the executive policy of the state, and that basic strength has been given to us by Constitution of India. Second है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके नीचे तक, दिस इज जुडिशरी। उनका काम क्या है? देश में न्याय देना। हम लोग जब सब रहते हैं
120 करोड़ आदमी हमारे देश में रहते हैं। संविधान से शुरू करके नीचे तक जो है, कहाँ भी इसका डिविएशन नहीं होना चाहिए और देश अच्छे तरह से चलना है। ये जुडिशरी का काम है। बट दे कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल बैलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका काम है संविधान को बैलेंस करना और संविधान को देख के लोगों को चलाना और उसका इंटरप्रिट करना। बट दे कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू एनीथिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बदल सकता है? यही विधानसभा में, लोकसभा में, जिसे लोग चुनकर भेजे हैं एज पार्लियामेंट मेंबर, एज लेजिस्लेटर। दिस इज द थर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग हैं। हम खाली ऐसे यहाँ आके बैठे नहीं हैं। ये देश का लोग हर 5 साल में हमको वोट दे के चुन के भेजते हैं और हमारा काम है, लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा नाम है टू मेक लेजिस्लेशन। हमको कानून बनाना है। क्या कानून बनाना है? ये देश का जो लोग रहते हैं वो कैसे ठीक से रहेंगे, ठीक से खाएंगे, देश के लिए अपना जान देंगे, देश का जो अनाज निकलता है वो कैसे सबको मिलेगा, देश को जो जीडीपी ग्रोथ होता है हमारा देश में कैसे अच्छे तरह से काम होगा, हर आदमी को कैसे लाभ में चलना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, ये सब आइन बनाने का काम है। ये कर इसी को कोई एग्जीक्यूटिव पावर बना नहीं सकता है या कोई जुडिशरी पावर नहीं बना सकता है। दिस इज द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। विधानसभा में स्टेट के लिए बनता है और पार्लियामेंट में देश के लिए बनता है। ये दोनों को चलाना का काम है लेजिस्लेचर। जब अपने अपने सब पावर दिए गए, हमारा सामने एक प्रॉब्लम आया इन 1960s। क्या प्रॉब्लम है? हमारे देश में बहुत सारे पार्टियां हैं। कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, बहुत सारे पार्टियां हैं। इट इज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दिस कंट्री। जितने पार्टियां हैं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी को मना नहीं करता खड़ा करने के लिए, लेकिन उनको कुछ मिनिमम वोट लाना है, तब जाके उनको सिंबल दिया जाता है। रीजनल पार्टी है, ऐसे भी पार्टी है आपका नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 2-3 एमएलए भी है। तो एनी पार्टी, एनी फेलो विल कम विथ ए आइडियोलॉजी एंड हैज ए knowledgeable number of votes. Election Commission can recognize them as a political party and they can contest. भारत का स्वाधीनता का बाद 1967 तक जब 4th टाइम इलेक्शन हुआ, उससे पहले सारा देश में जितना स्टेट थे, सब स्टेट में कांग्रेस ही शासन करता था और दूसरा कोई पार्टी नहीं था जो कांग्रेस के इक्वल मुकाबला करने वाला कोई पार्टी भारत में था। पंडित नेहरू का इमेज इतना बड़ा था कि उनका सामने खड़ा होने का किसी का ताकत भी नहीं था। लेकिन 67 में ऐसे क्या हुआ, जैसे हमारे बंधु ने अभी बताया चरण सिंह के बारे में, स्लोली देश में देयर वाज इंटरनल फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड कांग्रेस इटसेल्फ। लीडरशिप फाइट हुआ। आस्ते 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 सारे देश में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस के दूसरे नाम पर छोटा पार्टी आ गई। उत्कल कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस, आसाम कांग्रेस, दिस ऑल रीजनल पार्टीज ग्रो। चिंता हो गया कांग्रेस पार्टी को, अगर ऐसे सब टूट के चले जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। ये प्रॉब्लम आ गया। खाली ये नहीं, उसी टाइम कोई कानून नहीं था कि कोई एमएलए क्या या एमपी एक साइड छोड़ के दूसरे साइड जाने का मना है। तो ऐसे हुआ, हजारों लोग मंत्री बनने से यहाँ वहाँ चले गए, टिकट देने से वहाँ आ गए। ऐसे
ये साइड वो साइड, ये साइड वो साइड, ऐसे होने लगे। देश में अब कोई स्टेबल नहीं रहा। कौन सा चीज़ भी स्टेबल नहीं रहा। वेंकट सुब्बैया बोल के एक MP 1967 में वो वॉइस रेज किया। ये डेमोक्रेसी नहीं है। जिसको टिकट दिया गया, जिसको टिकट देने के बाद पार्टी ने नॉमिनेट किया, पार्टी के नाम पर वो वोट में सत्ता में आया, फिर रातों रात उसने पैसा के लिए या सत्ता के लिए पार्टी चेंज कर दिया। उसका कहाँ भी बंद होना चाहिए। दैट वाज हिज स्लोगन। सो 1967 में जब वो स्लोगन किया, उसी टाइम में मिस्टर चौहान हु वाज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, उनका लीडरशिप में एक कमेटी भी बनाया गया कि इसको बंद करना कैसे चाहिए। वी हैव टू कम टू ए कंक्लूजन। द कमिटी मेट सेवरल टाइम्स। द कमिटी सेट एंड डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स। बट आप सबको मालूम है, देयर वाज ए वेरी बिग पॉलिटिकल चेंज इन 1973 when Srimati Indira Gandhi ji lost her election with Rajanarayan, and Supreme Court gave a decision that she lost the election because she was moving in the election with Jaspal Kapoor, one IAS officer, जिसका फोटोग्राफी आ गया। उन्होंने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली एक अमेंडमेंट लाया। क्या अमेंडमेंट लाया कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना वाला और सत्ता में निकलना वाला संविधान में ऐसा रह गया कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर वो, उसको कोई निकालने वाला किसी का अधिकार नहीं है। शी गॉट दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73। और जो 3 जज ये डिसीजन दिए थे, मिस्टर ग्रोवर, मिस्टर शिलेट, मिस्टर हेगड़े, इन लोगों को सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड करके आपने तीनों जज को बिठा दिया और बोला, यू कंफर्म दिस डिसीजन व्हाट आई हैव मेड। इट इज द केस ऑफ 1973। उसी टाइम आप जन्म हुए कि नहीं मैं बता नहीं सकता, दिस इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो ये बात करने के बाद 73 में, टू स्टॉप द साउथ ऑफ द अपोजिशन पार्टी, शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन दिस कंट्री। जितने आदमी थे देश में कांग्रेस के विरोध में बात करते थे, उन सबको जेल में भर्ती कर दिया गया। सब आदमी को मोरारजी देसाई से शुरू करके चरण सिंह से शुरू करके जितने सब आज जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, जितने आदमी है, ये गांव का सरपंच बोल दो या दिल्ली में पार्लियामेंट में बोलो, सबको जेल में भर्ती कर दिया। Emergency was lifted in 1977. Parliament came to existence. Jayaprakash Narayan formed a political party inside the jail by taking 4 big political parties. One is Janasangh, the other is Socialist Party. These are the main 2 parties. And Morarji Desai जो कांग्रेस पार्टी था, वो कांग्रेस पार्टी जिसको कांग्रेस वो बोलते थे, और कुछ छोटे छोटे पार्टी मिलकर जनता पार्टी बनाया गया। जनता पार्टी केम टू पावर 1977 दे केम टू पावर। बट ये जो चेंज होता था पार्टी का, दल बदल होता था, उसके बारे में जो चिंता वेंकट सुब्बैया ने किया था या चौहान ने किया था, उसका डिसीजन कुछ भी नहीं हो सका। 1980 जनता lost the power. Srimati Indira Gandhi again came to the power with a thumping majority, and Janata Party broke in several parties. Janata Party became again Bharatiya Janata Party. कहाँ मुलायम सिंह यादव का पार्टी हो गया, कहाँ नवीन पटनायक का पार्टी हो गया। जिसका जहाँ कुछ है स्ट्रेंथ, वो अपने अपने स्टेट में अपने अपने पार्टी बना दी। उसी टाइम में हमारा देश में जो दल बदल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, उसी टाइम में हरियाणा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में
पंजाब में आज गवर्नमेंट बनता था, कल तोड़ जाता था। पॉपुलरली पीपल से आया राम गया राम। वो क्यों बदलते थे? कोई सत्ता के लिए बदलते थे, कोई पैसा के लिए बदलते थे, कोई किसी के कारण बदलते थे। ये सब ऐसे हुआ कि डेमोक्रेसी का मीनिंग कुछ नहीं रहा। सो अल्टीमेटली the young Prime Minister of the country, Mr. Rajiv Gandhi ji, he thought, whatever whichever party he may belong, he thought that we must make an end of this. ये जो दल बदल होता है भारत में, एक पार्टी एक को टिकट दिया, वो जीतने के बाद फिर दूसरा पार्टी में चले जाता है, बिट्रेइंग टू द पार्टी, इसको कोई एंड करना चाहिए। So he got the amendment of the constitution, that is called the 52 amendment of the constitution. वही कॉन्स्टिट्यूशन में एक that is called the 10th schedule, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि कोई आदमी जिस पार्टी के टिकट में जीता, he cannot change to other party, नंबर 1। नंबर 2, वो पार्टी का व्हिप अगर है, इसको वोट दो, इसको वोट नहीं दो, इसको दो, he has to obey, he is bound to obey, नंबर 2। नंबर 3, he cannot resign and join any other party, completely stop। इवन आप इंडिपेंडेंट भी जीतने से भी आप रिजाइन करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन नहीं हो सकते। ऐसे 5 पैराग्राफ उसने 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया, जिसका कारण there was little relief on the Democrats of the country। आखिर राजीव गांधी ने ऐसे एक लॉ लिया पार्लियामेंट में, जिसका कारण ये आया राम गहरा बंद हो गया। That was the very good thing he has done it, no doubt in that। वो आने के बाद I know several people went to the Supreme Court। The case filed under PLA by Nagaland somebody in the Supreme Court challenging, हाँ उसमें एक पावर दिया गया, कौन पार्टी बदला कौन पार्टी नहीं बदला, और उसको विधानसभा से या लोकसभा निकलना, ये दिस पावर इज वेस्टेड विद स्पीकर ऑफ द असेंबली और द पार्लियामेंट। ही इज द सुप्रीम पावर because this is the legislative head, this is a court, and in this court, suppose I feel that X changed the party, one with another party with a ticket and change it, the speaker has the right to make him out from the membership of the Vidhan Sabha. That was the law. Supreme Court said, in the case of Nagaland case, that so much power should not be given to the speaker that he can declare the future of MLA or MP. But ultimately the whole bench of the Supreme Court said, the speaker is sole authority, this is the law of the land, this is the amendment of the constitution, so naturally we will do it. He has done it. So that is continuing till today. Though number of petitions has been filed in Supreme Court many times challenging that the judicial legislative power of the speaker, which has been empowered to him by Parliament of this country through Constitution, cannot be challenged. Many times it has been had in different cases. So the speculators started playing new mischief in the country. My honorable friend from Mr. Hegde sitting here, I was talking to today. A few months back in Karnataka, the Bharatiya Janata Party wanted to remove Congress Party from the power. He knows that if sufficient members of the MLS will not cross the floor, they will be de-recognized. So they made a tactical line. They asked some MLS to resign from the party. So nobody can stop somebody resigning from the party. So once some fellows will resign, naturally the party will be reduced to the small number and the other fellow will come to the power.
But tactfully the speaker said he didn't accept the resignation. He didn't accept the resignation. So the Honorable MLAs of Karnataka Assembly, who resigned from the member of legislature from the Karnataka Assembly, went to the Supreme Court asking, we have already resigned from the party, but our speaker is not accepting our resignation. Supreme Court said no. There is no law in the Constitution within how many days the speaker will accept your resignation. He may take 1 month, he may take 2 months, he may take 6 months, he may consider it. So that supreme power has been given to the speaker. You must have heard and seen in the TV and newspaper that how the drama went on in the Karnataka Assembly. Of course, ultimately, after a few days, the Honorable Speaker of Karnataka accepted resignation. They lost the seat, again went for the election, they won, and BJP come to power. That is the procedure. In our democracy, the law, जब इलेक्शन होता है तो सत्ता में कौन आता है? जिसका ज़्यादा मेंबर होता है वो सीधा आता है. The duty of the governor to invite the leader of the major party. अगर वो 50% से ज़्यादा है उनको बुला के वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा. अगर उनका पास 50% से ज़्यादा नहीं, दूसरा कोई पार्टी उनका साथ है, इलेक्शन पहले कोएलिशन क्या है तो ये दोनों को मिला के बुलाएगा. अगर कोएलिशन नहीं बना भी उसी टाइम जिसका पास ज़्यादा है उनको बुलाएगा. अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? The governor invited the BJP party to form the government. Why? Because there was no coalition. So as BJP has got number of seats more, he called the Fernandez to come and form the government. He could not do it because no other party was associated with him and they were not in totally coming absolute majority. Then he asked to go away. He gave them 15 days time. He could not do it. Then he waited that some other people may come. He has other option to declare governance rule, but he waited. Ultimately, 3 parties met together. They said, we want to run the government. This is our strength. Though single party, we don't have a strength, हम तीनों मिलने से हमारा हो जाता है. तो एनसीपी, शिवसेना और कौन सा पार्टी है? 3 पार्टी मिलके उन्होंने गवर्नमेंट किया. तो इन ए डेमोक्रेसी मेजॉरिटी हैज गॉट अ राइट. बट मेजॉरिटी का मीनिंग ये नहीं उनसे खरीद के ले आओ, उनसे पैसा दे के ले आओ, उनको मंत्री बनाने के ले आओ, वो आ जाएगा, नहीं हो सकता है. एक ही केस में अलाउ है, स्पीकर when he becomes a speaker from a political party, he resigns. So he is not thrown out. Because constitutionally the speaker belongs to no party. The day I was nominated by Biju Janata Dal in Odisha, my first was to resign from my BJP party. Because I should work as a neutral and to give decision to the people. I should not be partisan to anybody. The day I leave the speaker, I may join in same party from which I have come. That is allowed in the Constitution. So that is only allowed to the here. दूसरा बात है, if 2/3 मेजॉरिटी एक पार्टी में अगर 50 आदमी है, अगर उनसे 2/3 मेंबर्स सब मिला जुला के अगर निकलेंगे और जाके बोलेंगे हम दूसरा पार्टी में मिलेंगे, दैट इज अलाउड. अगर एक पार्टी में 39 पीपल है, 26 members come out, they say we are 39, we 26 come out, we want to join with Congress or BJP or CPM or CPI, they can be allowed. This is allowed in the Constitution. So the Constitution has categorically said, nobody who has won from a ticket, taking ticket from a political party, wants to change, he cannot change at all. And he is sitting inside the house, whether in the legislature or the Lok Sabha, it depends on the speaker. He is the person to decide. Abhi, a new thing has happened in this country. The Honorable Parliament, Honorable Supreme Court
has a center letter to Adaranya Om Birla ji, the Speaker of Lok Sabha, that ये जो 10th शेड्यूल है जिसमें स्पीकर को इतना पावर दिया गया और स्पीकर जुडिशियली काम करता है कि नहीं हमको मालूम नहीं पड़ता है, उसीलिए इसको स्पीकर से पावर विड्रॉ करके एक ट्रिब्यूनल बन के वहाँ डिसाइड करेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन? ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारा ओम बिरला साहब जो स्पीकर है उनको नोटिस दिया। ऑनरेबल ओम बिरला, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी by taking 3 people in the country. One, श्री जोशी साहब, माननीय राजस्थान का स्पीकर, दूसरा मैं उड़ीसा का स्पीकर, और श्री हेगड़े जी कर्नाटक का स्पीकर। आप तीनों बैठ के बात कीजिए, बात करके क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट को आप डिसाइड कीजिए। मैंने उसी दिन ही बोल दिया, इट इज ए जुडिशियली पावर, वी कैनॉट हैंड आउट दिस पावर टू एनीबडी हल इन द कंट्री। वो सुप्रीम कोर्ट होने दो, वो एग्जीक्यूटिव होने दो। दिस इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैनॉट गिव दिस पावर टू समबडी एल्स। दैट इज माय ओपिनियन। तो जोशी साहब ने मेरे को बोला वी विल हैव ए वर्कशॉप, यू प्लीज कम एंड टेल हियर। आई सेड डेफिनेटली विल कम एंड टेल, एंड दैट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। That is the opinion of all the elected legislators and the members of the parliament. So I trust the honorable MLAs, MPs, ministers who are sitting here. They all with me, one with us, that no power of legislation should go to anybody else than legislature. I trust you will be very conscious of this law. And हमारा जो संविधान का हमें दिया हुआ पावर कोई चीज लेने के लिए कोशिश करेगा, हम उसके छोड़ेंगे नहीं, और संविधान ने हमको पावर दिया एंड वी विल फाइट अप टू द एंड। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्यनारायण पत्रू, माननीय अध्यक्ष उड़ीसा विधानसभा। और डॉक्टर महेश जोशी जी से आग्रह करना चाहेंगे एक स्मृति चिन्ह डॉक्टर सूर्यनारायण पत्रू साहब को भेंट करें, ताकि बहुत लंबे समय तक आपके जहन में राजस्थान विधानसभा की स्मृतियाँ रहें।